हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई विश आई कैन चीज़ में दसनी का रिस्पार्ट लेके आ गई हूँ। शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूँ गाइस, कुछ लोग मुझसे ना बार बार शानवांग स्टोरीज़ के लिए बोल रहे हैं कि मैं शानवांग स्टोरी एक्सप्लेन करूँ। तो बेसिकली गाइस, मेरा एक सेकंड चैनल है, जो लोग मेरा वो कम्युनिटी पोस्ट देखा होगा उनको पता है। तो मैं फिर से बता रही हूँ, आप लोग प्लीज़ जाके उसे सब्सक्राइब करके रखिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसमें ये एफ खत्म होने के बाद, मतलब मेरे मेन चैनल पर ये स्टोरी खत्म होने के बाद मैं उस पर भी वर्क करना स्टार्ट कर दूँगी एंड मैं उसमें शानवांग स्टोरी अपलोड करूँगी। बेसिकली मेरे पास एक मॉडर्न शानवांग स्टोरी है एंड बहुत दिनों से वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, बट मैं उसे रिकॉर्ड कर रही हूँ धीरे धीरे करके, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। मेन चैनल पे ही तो मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पा रही, तो इसीलिए उस चैनल पे एक्टिव होना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है और दो चैनल एक साथ हैंडल करना वेरी टफ सिचुएशन। सो मैंने सोचा है कि सेकंड चैनल पे मैं वर्क करूंगी ज़रूर, बट इस चैनल पे ये मेन स्टोरी, मतलब ये जो स्टोरी है ये खत्म होगा उसके बाद। ओके, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग जरूर जाकर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, मुझे बस यही कहना था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। तो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पे जो मैडम लैन थी, मैडम लैन कोल्ड केव में थी। यहाँ पे वांग जी एंड जो गुरुजी था वो भी कोल्ड केव में आ गए थे। यहाँ पे वांग जी को पता चलता है कि उसकी माँ कोल्ड केव में इतने सालों से थी एंड वो बता रही थी कि यहाँ पे वो दो लेजेंडरी वुमेन यानी कि बाओसन सैंडन एंड लैनी के बारे में, जो उस येन आयरन को खत्म करने का या फिर उसे कंट्रोल करने का एक हल ढूंढ पाए थे। लैन ई और बाओसन सैंडन को येन आयरन को खत्म करने के लिए एक सोल्यूशन मिला था, मतलब उसे काबू करने के लिए, खत्म करने के लिए नहीं, काबू करने के लिए, क्योंकि उसे खत्म करने का कोई भी रास्ता उन्हें नहीं मिल रहा था और उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो ये ढूंढ पाते कि इसे खत्म कैसे किया जाए। बट हाँ, उसे काबू कैसे कर पाते हैं ये उनको पता चल गया था, या फिर कह लो कि ये उनका एक सोल्यूशन था जो उन्होंने बहुत मुश्किल के बाद ढूंढ पाया था। तो इसीलिए उन्हें ये करना पड़ेगा, येन आयरन को काबू करने के लिए सैक्रिफाइस देना पड़ेगा, और वो सैक्रिफाइस जो बाओसन सैंडन देने वाली थी अपने गोल्डन कोर को। हाँ, जैसे कि एक कल्टिवेटर का गोल्डन कोर सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन होता है, या फिर कह लो कि उनकी बॉडी का एक पार्ट, जो पार्ट एक कल्टिवेटर को ताकतवर बनाता है। तो बेसिकली सबसे ताकतवर गोल्डन कोर को सैक्रिफाइस करके ही येन आयरन को काबू कर सकते हैं या फिर उसे कैद किया जा सकता है। तो जो बाओसन सैंडन था, बाओसन सैंडन वही करने के लिए अपनी जो पत्नी था या फिर जो लैन ई था उन्हें लेकर वो वहाँ पे चले गए थे, उस पर्वत में, जिस पर्वत में मतलब येन आयरन ने अपना डेरा डाला हुआ था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वहाँ पे जाने के बाद उन्हें एक और नया सच जानने को मिलने वाला था। वो लोग जब उस पहाड़ में चले गए थे जहाँ पे येन आयरन रहता था, वहाँ जाने के बाद येन आयरन ने बहुत बार उनके ऊपर इफेक्ट करने की कोशिश किया, लेकिन बाओसन सैंडन और लैन ई ने इसका हल पहले ही ढूंढ लिया था, या फिर कह लो कि लैन ई ने ढूंढ लिया था। अपनी लैन क्लैन की किताबों में बहुत सारे ऐसे डार्क एनर्जी को लेकर, डार्क एनर्जी को कंट्रोल करने को लेकर ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिनको मिलाकर उन्होंने एक म्यूज़िक तैयार किया था, जो म्यूज़िक येन लोहा को कमज़ोर करने के लिए था, येन आयरन को कमज़ोर करने के लिए था, और ये चीज़ उनको काम भी आई थी। येन आयरन जो लगातार उनके ऊपर हमला करने लगा था, यहाँ पे लैन ई ने उस नोट को प्ले करने लगा था एंड उस नोट से धीरे धीरे करके, मतलब इतनी जल्दी नहीं, धीरे धीरे करके वो कमज़ोर होता जा रहा था। ये म्यूज़िक बहुत स्लोली काम कर रहा था, बहुत स्लोली, जिस वजह से उनको घायल भी होना पड़ रहा था। लैन ई और बाओसन सैंडन दोनों को ही घायल होना पड़ रहा था। और जो येन आयरन था, सबसे बड़ी बात, येन आयरन बात कर पा रहा था, और ये चीज़ उनके लिए एक शॉकिंग था, क्योंकि उन्हें पता चला था कि येन आयरन एक मेटल था, लेकिन येन आयरन मेटल होकर बात कैसे कर सकता था। ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा अजीब सा लगा था, लेकिन उन्होंने इसको ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अपने काम पर फोकस करना चूज़ किया, जहाँ पे लैन ई लगातार अपनी वही म्यूज़िक नोट को बजाने लगे थे, जिससे शुरुआत में येन आयरन को कोई भी हार्म नहीं हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके उस म्यूज़िक नोट का असर दिखने लगा था येन आयरन के ऊपर। येन आयरन ने ऑलरेडी बाओसन सैंडन और लैन ई दोनों को ही बहुत ज़्यादा घायल कर चुके थे, उनके मुंह से भी ब्लड निकल रहे थे, उनकी बॉडी से भी ब्लड निकल रहे थे, लेकिन उन दोनों ने ही हार नहीं माना था, क्योंकि उनको इस येन आयरन को रोकना होगा किसी भी हालत में। हालांकि येन आयरन जो लगातार उनको बोले जा रहा था कि कोई फ़ायदा नहीं, वो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब येन आयरन के अंदर से जो वॉइस आ रहा था, पता नहीं क्यों लैन ई को बहुत ज़्यादा जाना पहचाना सा आवाज़ आ रहा था, जो उनको लग रहा था कि उन्होंने कहीं पे तो ये आवाज़ सुनी है, बट कहाँ सुनी है ये चीज़ उन्हें याद नहीं आ रहा था। लेकिन वो इस चीज़ पे फोकस नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अगर इस पर अगर फोकस वो करेंगे तो उनकी एक गलती और उनकी मौत उनके बहुत करीब आ जाएंगी। इसीलिए इस चीज़ पर वो लोग फोकस ना करते हुए बस येन आयरन को कैद करने का वो प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते थे, लेकिन येन आयरन वो दे नहीं रहा था। येन आयरन लगातार छटपटा रहा था, उसकी चीख जैसे कि उस गुफा के अंदर मतलब एकदम गूंज रही थी, लेकिन बाओसन सैंडन और लैन ई रुक नहीं रहे थे। लैन ई ऑलमोस्ट, मतलब जो म्यूज़िक प्ले कर रहे थे उनके हाथ से खून भी निकल रहा था, वो अपना गुचिन प्ले कर रही थी, गुचिन में वो म्यूज़िक प्ले कर रहे थे, जहाँ पे उसकी वजह से धीरे धीरे करके जो मतलब येन आयरन था वो काबू में आने लगा था, वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा कमज़ोर होने लगा था, इफेक्ट करने लगा था। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर बाओसन सैंडन जो अपना रिचुअल स्टार्ट कर दिया था, उन्होंने अपना रिचुअल्स में अपने गोल्डन कोर को एकदम एक्टिवेट कर दिया था। यहाँ पे ना एक और चीज़ था, जो बाओसन सैंडन था, बाओसन सैंडन पहले से ही डार्क एनर्जी को लेकर रिसर्च करती थी, और साथ ही साथ उनका जो कोर था वो कोर डार्क एनर्जी को खींचते थी, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी खींच सकती थी। तो इस वजह से ही वो इस रिचुअल को करना चाहते थे, जहाँ पे उन्होंने अपने गोल्डन कोर में धीरे धीरे करके उस चीज़ को खींचने लगे थे, जिस वजह से येन आयरन जो अपनी ताकत को धीरे धीरे और भी ज़्यादा लूज करने लगा था और भी ज़्यादा खोने लगा था, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहा था कि वो उस गोल्डन कोर के अंदर ना जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। यहाँ पे ऑलरेडी उस म्यूज़िक की वजह से येन आयरन जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा था, उस वजह से वो अपना डिफेंस भी नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसकी जो पूरी
ताकत थी, पूरी जो शक्ति थी, वो धीरे धीरे करके लैन ई के गोल्डन कोर के अंदर जाने लगी थी और इससे लैन ई नहीं, बाओ सन सेंडन की गोल्डन कोर में जाने लगी थी और बाओ सन सेंडन इससे बहुत ज़्यादा ही पेन झेल रही थी। उन्हें इतना ज़्यादा पेन हो रहा था जैसे कि वो मर ही जाने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। गोल्डन कोर के अंदर उस येन आयरन की पावर जाने के बाद ही जो गोल्डन कोर था वो मतलब बाओ सन सेंडन से अलग हो गई थी। हालांकि उनके इस गोल्डन कोर के अलग होने के बाद ही उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हुआ था, बहुत ज़्यादा। वो ऑलमोस्ट बेहोश होने के कगार पे थी, लेकिन लैन ई वहाँ पे थी एंड लैन ई ने मतलब जो बाओ सन सेंडन था, बाओ सन सेंडन को संभाल लिया था। उस गोल्डन कोर में वो पूरी शक्ति को मतलब एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन उसमें ही बाओ सन सेंडन ने और लैन ई ने मिलकर एक बैरियर क्रिएट किया था उस जगह पे, ऐसा बैरियर जिसकी वजह से ये आयरन की पावर बाहर ना जा पाए उस गोल्डन कोर से। यहाँ पे जो बाओ सन सेंडन था, बाओ सन सेंडन ने अपने गोल्डन कोर को अपने अंदर से बाहर निकाल लिया था, क्योंकि अगर अपनी बॉडी के अंदर रखकर वो उस गोल्डन कोर में जो डार्क एनर्जी था उसे खींचने की कोशिश करते तो इनमें उनकी मौत हो सकती थी, उनकी सोल भी एकदम मतलब नष्ट हो सकती थी। इसीलिए उन्होंने ये रिस्क नहीं लिया था। उन्होंने सिर्फ अपने गोल्डन कोर को अपने बॉडी से अलग किया और उसके बाद जाके उन्होंने अपने गोल्डन कोर को सैक्रिफाइस किया उसे कैप्चर करने के लिए, या फिर कह लो उसे कैद करने के लिए, और ये चीज़ सफल हो भी गया था। लेकिन ये शायद गलती हो गया था लैन ई और बाओ सन सेंडन से, जिसका एहसास उन्हें तब हुआ जब येन आयरन थे एक फेमिलियर वॉइस उन्हें सुनाई दिया, जहाँ पे येन आयरन जो कैप्चर तो हो गया था, लेकिन धीरे धीरे करके येन आयरन एक इंसानी रूप लेने लगा था, एक इंसानी रूप जो देखकर लैन ई और बाओ सन सेंडन एकदम शॉक्ड हो गए थे। उन्होंने ये नहीं सोचा था, क्योंकि उनको लगा था कि जो येन आयरन था, येन आयरन एक मेटल था तो वो कैसे इंसानी रूप ले सकता था, लेकिन वो एक इंसानी रूप ले लिया था। लेकिन हाँ, उसका ना ही कोई फेस था, ना ही कोई बॉडी का शेप था, बट हाँ इंसानी मतलब जो एंगल होता है ना, ठीक वैसे ही आकार उसने ले लिया था, जो एकदम साए की तरह था, जैसे कह सकते हो कि सोल था, जहाँ पे वो सोल एक फेमिलियर वॉइस में कहता है महारानी। ये आवाज़ सुनकर लैन ई थोड़ी देर के लिए फ्लिंच कर उठी थी और वो कहती है कौन हो तुम, जहाँ पे वो फेमिलियर वॉइस कहता है महारानी लैनी, मैं, आप मुझे नहीं पहचानते, ये मैं हूँ, मैं येन दाओशी। ये सुनकर लैन ई एकदम शॉक्ड हो गई थी और लैन ई कहते हैं येन दाओशी तुम यहाँ कैसे? ये सुनकर जो बाओ सन सेंडन था, बाओ सन सेंडन अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए कहता है येन दाओशी, ये येन दाओशी कौन है? जहाँ पे लैन ई कहते हैं येन दाओशी जो मेरा सेनापति था जब मैं लैन किंगडम का क्वीन था। ये कहकर वो उस सोल की तरफ देखते हुए कहता है पर येन दाओशी तुम यहाँ कैसे? और तुम येन आयरन के साथ तुम कहाँ चले गए थे? इतने सालों में मैंने तुम्हें कितना ढूंढा पर तुम मिले क्यों नहीं? तुम यहाँ येन आयरन के पास क्या कर रहे हो? ये सुनकर येन दाओशी कहता है महारानी, ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं आज येन आयरन का एक पार्ट बन चुका हूँ महारानी। ये सुनकर लैन ई कहता है पार्ट? क्या मतलब है तुम्हारा? जहाँ पे वो सोल कहता है आपको तो पता था ना कि मेरा गोल्डन कोर मुझे छीन चुका था। ये सुनकर लैन ई अपने सिर को नोट करते हुए कहता है हाँ मुझे पता था, लेकिन उसके बाद तुम दोबारा ताकतवर बनी थे, तुम दोबारा अपना गोल्डन कोर पा चुके थे ना। तो फिर जहाँ पे बाओ सन सेंडन की तरफ देखते हुए वो सोल कहता है नहीं महारानी, मेरा गोल्डन कोर मुझे नहीं मिला था, मैं डार्क एनर्जी को अपना गोल्डन कोर बना लिया था। ये सुनकर लैन ई कहता है क्या? जहाँ पे जो बाओ सन सेंडन थी, बाओ सन सेंडन को समझ नहीं पा रही थी, जहाँ पे लैन ई जो बाओ सन सेंडन से कहती है येन दाओशी जो एक टाइम पे मेरा सेनापति था, वो वार का किंग कहा जाता था, क्योंकि वो लड़ाई में इतना ज़्यादा अच्छा था और वो हर वक्त मेरे लिए जो लड़ाई करता था वो जीत कर आता था, और इसीलिए ही उसे वार का किंग कहा जाता था। वो इतना ताकतवर था कि वो अकेले ही ऐसे हज़ारों दुश्मनों को अपने सामने मौत के घाट उतार सकता था, वो इतना पावरफुल था। लेकिन ऐसे ही एक दिन जब वो लड़ाई करने के लिए गया था, पाशी के राज्य में एक बार एक वॉर का ऐलान हुआ था जिसमें मैंने उसे भेजा था, और तब वहाँ पे लड़ाई के दौरान येन दाओशी ने अपने गोल्डन कोर को खो दिया था, क्योंकि बाहर के जो शत्रु थे उन्होंने येन दाओशी के गोल्डन कोर पे वार किया था, जिस वजह से उनका गोल्डन कोर पूरी तरीके से डैमेज हो गया था, जिस वजह से उनका गोल्डन कोर भी उनसे छीन चुका था। उसके बाद से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। येन दाओशी जो वार का किंग कहा जाता था, वो इतना कमज़ोर होने की वजह से लोग उनसे बातें सुनाने लगे थे, उनको खरी खोटी सुनाने लगे थे, और इस वजह से येन दाओशी जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था, क्योंकि जो लोग एक टाइम को उसकी तारीफ़ किया करते थे, उसका मिसाल लगाया करते थे क्योंकि वो एक वॉर किंग था जो वॉर को हमेशा ही जीत कर लौटता था और अपनी क्वीन को एकदम सर्व करता था देश के लिए, वो अब एक ऐसा कमज़ोर इंसान बन गया था जो साधारण लोगों से भी जीत नहीं सकता था। वो गोल्डन कोर के बिना एकदम कमज़ोर बन चुका था, और इस चीज़ से येन दाओशी को नफरत होने लगी थी, और लोग जैसे उसकी पीठ पीछे बात करते थे, इस चीज़ से भी उसे नफरत होने लगी थी। जहाँ पे मतलब येन दाओशी इसी की वजह से ही सेनापति का पद छोड़कर जाना चाहता था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था। मैंने बस उसे कहा था कि वो थोड़ी देर के लिए आराम करे, उसके बाद वो सोच समझ कर फैसला ले। जहाँ पे ये सुनने के बाद वो बस कुछ दिनों के लिए मुझसे छुट्टी लिया था, वो अकेला रहना चाहता था और मैंने भी उसे अकेला छोड़ दिया, एंड वो कहीं पे चला गया। एंड जब वो वापस आया, वो इतना पावरफुल बन गया था कि वो हमेशा ही वॉर जीतता था, लेकिन उसकी बर्ताव बहुत ज़्यादा अजीब सा हो गया था। मुझे लगा था कि शायद वो
वह अभी भी अपनी इन डिप्रेशन से नहीं हटा था और इस वजह से ही उसे मतलब इतना ज़्यादा अलग लग रहा है। लेकिन मुझे थोड़ा बहुत अजीब सा लगा था, पर अचानक ही वो एक दिन एकदम गायब सा हो गया था। मैंने अपने बहुत सारे आदमियों को लगा दिया था उसे ढूंढने के लिए। वो कहाँ चला गया, क्यों चला गया, मैं जानना चाहता था, लेकिन वो मुझे मिला ही नहीं था। ये कहकर वो बस उस सोल की तरफ देखते हुए कहता है, पर तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें गोल्डन कोर मिल गया है, तुम्हारा अपना गोल्डन कोर, क्या ये झूठ था? ये सुनकर जो येन दाओशी था वो कहता है, हाँ ये झूठ था महारानी, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये झूठ था। असल में लोग मुझे इतना ज़्यादा कमज़ोर समझते थे, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस था। और साथ ही साथ जो टाइटल मुझे मिला था वॉर का किंग, वो टाइटल भी मुझसे छीन रहा था और जिस चीज़ से मुझे सख्त नफरत था, इसीलिए मैं ढूंढने लगा कि मैं कैसे मैं फिर से पावरफुल बन जाऊँ, कैसे मैं वही टाइटल अपने पास ही रख पाऊँ और मैं कैसे खुद को स्ट्रॉन्ग बना पाऊँ। और इसी की तलाश में मैं निकल चुका था। मैं ढूंढने लगा था कि मैं कैसे फिर से पावरफुल बन जाऊँ या फिर कैसे मैं अपने गोल्डन कोर को वापस ला पाऊँ। मुझे गोल्डन कोर को वापस लाने का कोई हल तो नहीं मिला, लेकिन मुझे डार्क एनर्जी के बारे में पता चला। डार्क एनर्जी, रीसेंटफुल एनर्जी जो मुझे पावरफुल बना सकते थे, रीसेंटफुल एनर्जी जो मेरी बॉडी को फिर से पहले जैसा कर सकता था, मुझे फिर से पावरफुल कर सकता था। वैसे भी मेरे पास कोई गोल्डन कोर नहीं था, इसीलिए मैंने जो डार्क एनर्जी था उसका सहारा लेने का फैसला ले लिया और मैंने उस पहाड़ के नीचे जाने का फैसला ले लिया था, जिस पहाड़ के नीचे डार्क एनर्जी बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि वहाँ पे इंसान टिक भी नहीं सकता था, उसकी मौत तक हो सकती थी। लेकिन मैंने ये रिस्क लिया और मैं वहाँ पे चला गया डार्क एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए। ये मेरे लिए आसान नहीं था, यहाँ पे मुझे मौत का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन मैंने पूरी तैयारी के साथ वहाँ पे गया था। मैंने लैंड क्लैन से एक बुक लिया था, जिस बुक में लिखा हुआ था कि कैसे डार्क एनर्जी को एक गोल्डन कोर के तरह इस्तेमाल किया जा सकता था, या फिर कह लो कि एक नया गोल्डन कोर कैसे तैयार किया जा सकता था। और मैंने उसी चीज़ को ही बनाने का फैसला कर लिया था, अपने लिए एक नया गोल्डन कोर। और मैं उस जगह पे उसी चीज़ को बनाने की कोशिश कर रहा था। मैंने एक मेटल को एकदम वो सारे डार्क एनर्जी को खींचने के लिए, अपने अंदर समाने के लिए बनाना शुरू कर दिया था। ये मेटल जो पूरी तरीके से एक अलग ही मेटल था जो डार्क एनर्जी को कंज्यूम कर सकता था। मैंने बहुत रिसर्च के बाद इसे पता लगाया था कि इस तरह के गोल्डन कोर को बनाने के लिए ऐसे मेटल की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैं उस मेटल को धीरे धीरे तैयार करने लगा। रीसेंटफुल एनर्जी में धीरे धीरे उसमें मतलब ट्रांसफ़र करने लगा, या फिर कह लो कि कंज्यूम करने लगा। और ऐसे ही धीरे धीरे करके मैंने उस मेटल को तैयार कर दिया, जिसे मैंने नाम दिया था येन आयरन। मैं बनाना चाहता था उसे एक गोल्डन कोर, बट वो बन गया था एक मेटल जिसमें बहुत ज़्यादा रीसेंटफुल एनर्जी था, इतना ज़्यादा कि वो पूरी कल्टिवेशन वर्ल्ड को ख़त्म कर सकता था। और वो चीज़ मुझे तब रियलाइज़ नहीं हुआ। मुझे लगा कि ये मेरा गोल्डन कोर है और मैंने उसे अपने अंदर समाने का कोशिश किया एंड मैं उसमें सक्सेसफुल भी रहा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसका असर इतना ज़्यादा खतरनाक होने वाला है कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल होने वाला था। उस बुक में साफ लिखा हुआ था कि रीसेंटफुल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी थी जिसमें लोगों की माइंड में अफेक्ट करता है, साथ ही साथ लोगों के बिहेवियर में भी अफेक्ट करता है। इस वजह से बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें भी हो सकता है अपने बॉडी के अंदर, अपने सोल के साथ। तो मैंने इस इंस्ट्रक्शन को नहीं सुना था। मुझे लगा कि मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ और मैंने उसे अपने अंदर कंज्यूम करने के बाद मैं फिर से वापस प्लान आ गया। लेकिन मैं धीरे धीरे समझने लगा था कि येन आयरन मेरे अंदर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। मैंने इसे बनाया, लेकिन यही ताकत अब वो मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। मैं क्लैन वापस आने के बाद अपना किंग वाला जो टाइटल था, वॉर का किंग वाला टाइटल तो मुझे मिल गया, लेकिन धीरे धीरे ये मेरे शरीर के अंदर खराब प्रभाव डाल रहा था, मेरी बॉडी के अंदर वो गलत इफेक्ट डाल रहा था। मेरा माइंड जो मुझसे मतलब एकदम डिस्ट्रैक्ट होने लगा था, जैसे कि येन आयरन मेरे अंदर का सोल तक भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि मैं अपने ऊपर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन ये हो नहीं रहा था। जितना वक्त बीत रहा था उतना ही ज़्यादा येन आयरन मेरे ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। और ये चीज़ देखते हुए मुझे डर लगने लगा कि क्या मैं अनजाने में ही कल्टिवेशन वर्ल्ड का कोई मुसीबत ना बन जाऊँ। मैं बनना चाहता था ताकतवर, ताकि मैं इस पूरी कल्टिवेशन वर्ल्ड को सेव कर पाऊँ। और मैं ताकतवर बनना इसलिए चाहता था कि लोग मुझे बातें ना सुना पाए। मैं लोगों की भलाई करना चाहता था, लेकिन मैं लोगों का मुसीबत नहीं बनना चाहता था। लेकिन शायद मैं वो बन रहा था, मैं धीरे धीरे एक ईविल बन रहा था, और जिसका परिणाम मैंने अपने आँखों में ही देखा। मैं अपने आँखों से ही देखा कि मैंने अपने हाथों से ही उन लोगों को मार दिया जो लोग मासूम थे, बच्चे थे। मेरे ही हाथों वो लोग मर चुके थे। और ये देखने के बाद मैं डर गया और मैं इसमें समझ गया कि नहीं, मेरे वजह से मैं पूरी कल्टिवेशन वर्ल्ड को फिर से तबाह होने नहीं दे सकता। मैं उनको खतरे में नहीं डाल सकता। और ये सोचकर मैं वहाँ से एक दिन चला गया और मैं वही गुफा के पास आ गया, जिस गुफा में मैंने उस मेटल को तैयार किया था, येन आयरन को तैयार किया था। मैंने अपने ही वजह से अपनी सारी चीज़ें खोने लगा था और मैंने गलती कर दिया था इस येन आयरन को तैयार करके, इसको क्रिएट करके। और मैं वो समझ चुका था, लेकिन बहुत लेट हो चुका था। येन आयरन ऑलरेडी मेरे बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने लगा था, लेकिन मैं सही वक्त पर उस
पहाड़ के एकदम अंदर पहुंच गया था, जहाँ पे मैंने यन मेटल को तैयार किया था और साथ ही साथ मैंने एक स्पेल कास्ट किया था। हालांकि मेरे अंदर गोल्डन कोर नहीं था, लेकिन वो डार्क एनर्जी जितना भी मैं कंट्रोल कर सकता था उतने में ही मैंने उस पहाड़ को एकदम सील कर दिया था, ताकि उसके अंदर ना ही कोई जा सकता है और ना ही मैं बाहर जा सकता हूँ। मैंने पूरी तैयारी कर लिया था ताकि मैं किसी के लिए खतरा ना बन जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं था। मुझे पता था कि ये एनर्जी मुझे और भी ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, मेरे बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, और ऐसा ही हुआ था। यन आयरन मेरे बॉडी को कंट्रोल कर लिया था, लेकिन वो यन आयरन इससे पहले मेरे बॉडी के अंदर पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाता और वो वहाँ से बाहर निकल पाता, मैंने अपने आप को ही मार लिया। हाँ, क्योंकि वो मेरे बॉडी को इस्तेमाल करके पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में तबाही ला सकता था और ये मुझे पता था, और मैंने अपने आप को मार दिया। या फिर कह लो मैंने अपने आप को ही सैक्रिफाइस कर दिया, अपने सोल को सैक्रिफाइस कर दिया। मैं मर तो गया था, लेकिन मेरा सोल अब यन आयरन का सोल बन चुका था। वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो एक सोल था, या फिर कह लो कि वो मेरा सोल था। इस वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रहा था, और मैंने ऑलरेडी अपने बॉडी के अंदर एक स्पेल कास्ट कर दिया था, ताकि वो मेरे बॉडी को और ना ही मेरे सोल को पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाए। लेकिन हाँ, यन आयरन अब मेरे सोल का एक पार्ट बन चुका था, या फिर कह लो कि ये अब यन आयरन का सोल बन चुका था। बट मैंने पहले ही अपने अंदर एक स्पेल डाल दिया था, जिस वजह से वो मेरे बॉडी को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता था तब तक, जब तक मेरे अंदर से ये स्पेल ना टूटे। और वो उसी का तैयारी करने लगा। वो धीरे धीरे करके स्पेल को हटाने की कोशिश करने लगा, और वो स्पेल को हटाते हटाते कितने साल बीत गए, कितने टाइम बीत गए, मुझे खुद नहीं पता। और फाइनली उसने अपना स्पेल, या फिर कह लो मेरा स्पेल तोड़ चुका था। एंड टूटने के बाद वो उस पहाड़ से बाहर निकल गया था, जिस पहाड़ से बाहर निकलने के बाद मुझे पता था कि वो मेरे ही सोल को इस्तेमाल करते हुए पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में तबाही लाएगा। और इसी का डर ही मेरा था, और वही होने लगा। मैं डरने लगा, मैं कोशिश करने लगा। मेरा ध्यान जो पूरी तरीके से अब उसके कंट्रोल में था, मेरा माइंड उसके कंट्रोल में था, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, कुछ नहीं। मैं बस खरे खरे, या फिर कह लो कि मैं उसके अंदर ही रहकर अपने ही सोल से बस देख रहा था लोगों को मरते हुए, और मैं कोस रहा था कि मैंने यन आयरन को क्यों तैयार किया। ये कहते हुए जो सोल था, या फिर कह लो यन दाओशी का जो सोल था, वो उदास था, वो पेन में था। जहाँ पे ये सुनने के बाद लैन ई और बाउसन सेंडर एकदम शॉक थे और हैरान भी थे। जहाँ पे लैन ई कहते हैं, तो फिर तुम अपने ऊपर अब कैसे कंट्रोल कर लिया। जहाँ पे ये सुनकर यन दाओशी कहते हैं, जैसे यन आयरन को रोकने के लिए मैंने अपना सोल को सैक्रिफाइस किया था, अपने बॉडी को सैक्रिफाइस किया था, ठीक वैसे ही बाउसन सेंडर ने अपने गोल्डन कोर को सैक्रिफाइस किया है। और उस वजह से जो मतलब यन आयरन था, यन आयरन अभी कंट्रोल में है। वो अब उस गोल्डन कोर में कैद हो चुका है, वो अब बाहर नहीं निकल सकता, और इस वजह से ही वो अब मेरे सोल के ऊपर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। बट ये कहकर वो लैनी की तरफ देखते हुए कहता है, बट ये ज़्यादा दिनों के लिए नहीं है। वो अभी के लिए उस गोल्डन कोर में कैद तो हो गया है, और वो पूरी तरीके से मेरे सोल को कंट्रोल तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन मैं अब इस गोल्डन कोर का, या फिर कह लो कि इस यन आयरन का एक पार्ट हूँ। मैं उससे हट नहीं सकता हूँ। वो एक दिन मेरे अंदर कंट्रोल करके ही रहेगा, और मुझे पता है जिस वक्त वो मेरे अंदर कंट्रोल कर पाया, उस वक्त वो एक नया बॉडी ढूंढेगा, वो बॉडी जिससे वो पूरी तरीके से ताकतवर बन जाएगा, और उस वक्त वो पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड में फिर से तबाही लाएगा, और साथ ही साथ वो फिर से उस अपनी पावर से पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में राज करने की कोशिश करेगा। हाँ, मैं इतने सालों से इसी चीज़ के बारे में सोच रहा था, और मुझे समझ आ गया था कि यन आयरन का मकसद इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में तबाही लाना है, और साथ ही साथ इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में रूल करना है। ये सुनकर जो लैन ई था, लैन ई एकदम शॉक हो गई थी, और वो कहती है, क्या कहा, बॉडी ढूंढेगा, इसका मतलब क्या है। जहाँ पे जो मतलब यन दाओशी था, वो कहता है हाँ बॉडी ढूंढेगा, क्योंकि उसे भी पता है कि वो ज़्यादा ताकतवर तब तक नहीं बन पाएगा जब तक उसके पास उसका कोई बॉडी नहीं होगा, और उसका बॉडी मिलने के बाद वो और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। ये सुनकर लैनी कहता है, अगर हम लोग यन आयरन का जो बॉडी है उसे अलग कर दे तो फिर तो वो पावरफुल नहीं बन पाएगा ना। जहाँ पे ये सुनकर जो यन दाओशी था, यन दाओशी अपने सिर को नाम हिलाते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, वो फिर भी ताकतवर रहेगा, उसके अंदर पावर रहेगा, इतना पावर रहेगा कि वो कल्टीवेशन वर्ल्ड में तबाही ला सकता है, जैसे वो अब ला पाया है। अब जैसे वो कल्टीवेशन वर्ल्ड में तबाही लाया है, ठीक वैसे ही वो तबाही ला सकता है। अगर उसके पास उसका बॉडी होगा तो वो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में राज भी कर सकता है, और वो और भी ज़्यादा पावरफुल बन सकता है। ये कहकर वो लैन ई की तरफ देखते हैं। लैन ई कहता है, तो फिर इसका कोई हल नहीं है, हम कैसे उसे रोक पाएंगे। जहाँ पे ये सुनकर जो यन दाओशी था, यन दाओशी कुछ देर शांत रहने के बाद वो कहता है, एक रास्ता है, पर मुझे नहीं पता कि ये रास्ता काम आएगा भी या फिर नहीं। ये सुनकर जो बाउसन सेंडर और लैनी था, वो कहता है, क्या रास्ता है, हम करने के लिए तैयार हैं, इस कल्टीवेशन वर्ल्ड को बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ये सुनकर यन दाओशी जो मतलब स्माइल करता है, और वो कहता है, मुझे पता है महारानी कि आप एक जिम्मेदार रानी हैं जो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को बचाना चाहते हैं, और मैं भी चाहता हूँ, पर मेरी ही बेवकूफ़ी के चक्कर में मैंने इसे तैयार कर दिया, ये लोहा को क्रिएट कर दिया जो आज पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड में तबाही ला रहा है। ये कहकर वो शांत हो गया। जहाँ पे बाउसन सेंडर और लैनी कहते हैं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो तुमने जानबूझ के नहीं किया है। ये सुनकर यन दाओशी कहता है, मुझे पता है कि मैंने गलती किया है, और इसका हल भी मैंने ढूंढा है। ये कहकर वो लैनी की तरफ देखते हुए कहता है, फुल मून नाइट, इस फुल मून नाइट में एक ऐसा पर्सन जन्म लेगा जो मास्टर होगा डेमोनिक कल्टीवेशन का, या फिर कह लो
पूरे डार्क एनर्जी को कंट्रोल करने की ताकत उसके अंदर होगा। वो शख्स जन्म लेगा जो ग्रैंड मास्टर ऑफ कल्टीवेटर होगा। उसके बॉडी के अंदर ही उसका पावर रहेगा, जिसे हीलिंग पैट्रियार्क नाम से भी जाना जाएगा। पर हाँ, वो जन्म लेगा ज़रूर, लेकिन उसके अंदर उसकी ताकत सील्ड रहेगी, क्योंकि ये उसका कर्स होगा। वो जन्म लेगा फुल मून नाइट में, और फुल मून नाइट के जन्म लेने से उसके अंदर कर्स रहेगा कि वो अपनी ताकत को पहचान नहीं पाएगा, अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाएगा। और जब वो 18 साल का होगा, और तब यन लोहा बाहर आएगा, और यन लोहा जो उसकी बॉडी को क्लेम करेगा अपने बॉडी के हिसाब से, और तब वो इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में दबाई रहेगा। ये कहकर वो लैनी की तरफ देखते हैं। लैनी ये सुनकर चौंक गई थी, और वो कहता है वो बॉडी अगर वो कंट्रोल कर लिया तो उसे रोकने का कोई हल नहीं है। जहाँ पे जो यन दाओशी था वो कहता है हल है एक, और वो हल है उसका सोलमेट। वो कर्स के साथ पैदा होगा। वो कर्स जो उसकी ताकत, उसकी हीलिंग पैट्रियार्क या फिर ग्रैंड मास्टर की ताकत को उसके अंदर दबा के रखेगा, जिस वजह से वो अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाएगा। लेकिन अगर वो अपने सोलमेट से मिल पाए, अगर अपने सोलमेट के साथ रहे, तो वो अपने पावर को अनलॉक कर सकता है। वो अपनी ताकत, अपनी हीलिंग पैट्रियार्क की ताकत को पहचान सकता है। पर ये आसान नहीं है। यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वो दो शख्स जन्म तो लेगा सोलमेट के रूप में, लेकिन उनके कर्स की वजह से वो एक नहीं हो पाएंगे। उनका डेस्टिनी ही उन्हें एक होने नहीं देंगे, और जब तक वो दोनों एक नहीं होंगे, वो दो सोलमेट एक नहीं होंगे, तब तक ये नायरन को ख़त्म नहीं किया जा सकता, या फिर ये नायरन को नहीं रोका जा सकता। ये कहकर वो शांत हो गया था। जहाँ पे ये सुनकर जो बासन चंद्रन थी वो कहती है, तो फिर क्या हम लोग उन दोनों को मिला पाएंगे? अगर हम दोनों मिलकर उन दो सोलमेट्स को मिला पाए तो शायद हम लोग इसे रोक पाएंगे। ये सुनकर बासन चंद्रन की तरफ जो यन दाओशी था वो देखते हैं, और फिर कहते हैं ये आसान नहीं है, क्योंकि उन दोनों के जन्म के साथ साथ ही उन दोनों का डेस्टिनी लिखा जा चुका होगा, और उन दोनों की डेस्टिनी यही है कि वो दोनों कभी भी एक नहीं हो पाएंगे, और अंत में जाके हीलिंग पैट्रियार्क अपने सोलमेट को खो देंगे। उनका सोलमेट की मौत हो जाएगी। ये सुनकर बासन चंद्रन और लैनी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उसके बाद वो यन दाओशी की तरफ देखते हुए कहता है अगर हम लोग उनकी डेस्टिनी को ही चेंज कर दे तो। ये सुनकर जो यन दाओशी था, यन दाओशी उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है ये नामुमकिन है। उनका डेस्टिनी ऑलरेडी लिखा जा चुका होगा, और उनकी डेस्टिनी में मौत लिखा ही होगा। होने को कोई टाल नहीं सकता। उनकी मौत तय है, और ये होकर ही रहेगा। ये सुनकर लैनी और बासन चंद्रन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जहाँ पे जो बासन चंद्रन थी, बासन चंद्रन कहता है अगर हम लोग ये कर पाए तो। ये सुनकर जो यन दाओशी था वो कहता है अगर ये कर पाए तो शायद ये नायरन को ख़त्म किया जा सकता है। अगर वो दो सोलमेट मिल जाएंगे तो उनके अंदर से एक ऐसी पावर क्रिएट होगा जो ये नायरन को ख़त्म कर सकता है। ये सुनकर जो लैनी था, लैनी कहता है पर हम लोग ये कैसे जान पाएंगे कि वो दो सोलमेट है कौन है वो दो सोलमेट। ये सुनकर जो यन दाओशी था वो कहता है फुल मून नाइट पे हीलिंग पैट्रियार्क के जन्म के बाद ही आपको उसके सोलमेट मिल जाएगा। ये कहकर धीरे धीरे वो यन मेटल के अंदर जाने लगा। जो यन मेटल अब एक गोल्डन कोर में कैद हो चुका था, जहाँ पे वो उसके अंदर जाते हुए कहता है याद रखिएगा होनी को कोई टाल नहीं सकता। उसकी सोलमेट की मौत तय है, पर अगर आप लोग कर पाओ तो उसके डेस्टिनी को चेंज कर दो, उन्हें एक करो। अगर यन मेटल को ख़त्म करना है और मेरी सोल को आज़ाद करना है तो उन दोनों को एक होना पड़ेगा, उन दोनों को एक होना पड़ेगा। ये कहते कहते वो उसके अंदर कैद हो चुका था, यानी कि यन मेटल के साथ वो भी कैद हो चुका था, क्योंकि वो भी अब यन मेटल का एक हिस्सा था, एक पार्ट था। और वो तब तक आज़ाद नहीं हो सकता था जब तक यन आयरन ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि उसने यन आयरन को अपना सोल सैक्रिफाइस किया था। इसीलिए ये यन आयरन का सोल है, यन सोल। जहाँ पे बासन चंद्रन और लैन ई यन दाओशी की सोल को उस बैरियर के अंदर जाते हुए देख रहे थे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि वो रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि जो यन आयरन था, यन आयरन अब यन दाओशी की सोल को कब्जा कर चुके थे, उन्हें अपना पार्ट बना चुका था। इसीलिए यन दाओशी की सोल को अब अंदर ही रहना पड़ेगा तब तक जब तक इस यन आयरन को ख़त्म ना किया जाए। और वो समझ चुके थे कि उन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा उन दो सोलमेट के जन्म होने का। उनके इस दुनिया में आते ही वो दोनों को अब कैसे भी करके एक करना पड़ेगा। पर वो कैसे करेंगे? जैसा कि यन दाओशी का कहना है कि वो होनी को कोई टाल नहीं सकता, होनी को होना ही होगा। अगर यन दाओशी की बात सच है तो यहाँ पे हीलिंग पैट्रियार्क का सोलमेट का मौत होना तय है, उनकी मौत होकर ही रहेगा। पर वो लोग कैसे ये रोकेंगे? अगर होनी को होना है तो उनके हाथ में कुछ नहीं है। उन लोगों ने कह तो दिया है, क्या वो लोग रोक पाएंगे? यही उनके मन में सवाल था। लेकिन अभी के लिए उन लोगों ने जो बैरियर क्रिएट किया था, उन बैरियर को क्रिएट करके उन लोगों ने वही उस गुफा में, जिस गुफा में यन आयरन का जन्म हुआ था, उसी जगह में उसे हमेशा के लिए सील्ड और कैद कर दिया गया था, तब तक के लिए जब तक उनकी बॉडी यानी कि हीलिंग पैट्रियार्क का जन्म ना हो। और अब हीलिंग पैट्रियार्क के जन्म का इंतज़ार मतलब बासन चंद्रन और लैन ई दोनों का था। वो दोनों उसको सील करने के बाद उस माउंटेन को भी पूरी तरीके से सील कर देते हैं और वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पे बासन चंद्रन बहुत ज़्यादा ही मतलब कमज़ोर हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने अपना गोल्डन कोर खो दिया है। हालांकि वो जिंदा थी, क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग तो थी कि वो गोल्डन कोर का जो पेन था वो झेल सकती थी। इनमें बहुत ज़्यादा रिस्क था, उन्हें भी पता था। लेकिन अब
उन्होंने अपना गोल्डन कोर खो चुका था, तो उनके पास अब गोल्डन कोर नहीं था। लेकिन इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इस कल्टिवेशन वर्ल्ड को अभी के लिए बचा लिया है। बट हाँ, उन्हें भी ये पता है कि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अब दोबारा ऐसा होगा, दोबारा ज़रूर ये यन आयरन बाहर आएगा और वो दोबारा इस कल्टिवेशन वर्ल्ड में अपना कोहराम मचाएगा। वो इस कल्टिवेशन वर्ल्ड को तबाह करेगा और उससे पहले बासन सैंडन और लैन ई को कैसे भी करके वो दो सोलमेट को एक करना पड़ेगा। पर कैसे करेंगे, अब उनके दिमाग में यही सवाल था। वो लोग बाहर आने के बाद कल्टिवेशन वर्ल्ड के सभी लोगों ने उनसे पूछा कि आखिर उन लोगों ने इसे ख़त्म कैसे किया, लेकिन उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। अब सिर्फ उनका मकसद था वो दो सोलमेट को ढूंढना, इसीलिए वो लोग अब इसी के लिए तैयारी करने लगे थे। यहाँ पे बासन सैंडन की गोल्डन कोर जो ऑलरेडी उन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया था, अब उनके पास गोल्डन कोर नहीं था, लेकिन हाँ, वो गोल्डन कोर क्रिएट कर सकते थे, या फिर कह लो कि ये एक फोर्स सोल का काम भी कर सकता था। हाँ, फोर्स सोल क्रिएशन, ये टेक्निक उन्होंने ही निकाला था ताकि वो इमॉर्टल बन सके, क्योंकि उन लोगों को इमॉर्टल बनना होगा। अगर वो लोग इमॉर्टल नहीं बनेंगे तो वो दोनों उन दो सोलमेट को ढूंढ नहीं सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे बासन सैंडन ने क्रिएट किया फोर्स सोल। फोर्स सोल का मतलब होता है कि उनके पास 3 सोल के अलावा 4 सोल भी होता है जो उनको इमॉर्टल बनाते हैं। और ये 4 सोल क्रिएट करने में लैन ई ने उन्हें पूरी तरीके से मदद किया था। एंड फाइनली बासन सैंडन ने भी 4 सोल क्रिएट करके वो भी अब इमॉर्टल बन चुकी थी। यहाँ पे दोनों इमॉर्टल बनने के बाद अब दोनों का मकसद था बस वो सोलमेट को ढूंढने का। वो लोग अब पूरी मेहनत लगा दिया था कि वो सोलमेट को ढूंढ पाए। एंड फाइनली एक दिन आसमान में बिजली कड़कते हुए, यानी कि ये ऐलान करते हुए कि ईलिंग पैट्रियार्क का जन्म होने वाला है। ये लैन ई और बासन सैंडन को जैसे बता दिया था, जहाँ पे लैन ई और बासन सैंडन को ये समझ आते ही वो दोनों ही कोल्ड केव से बाहर आ गए थे। हाँ, वो दोनों ही कोल्ड केव के अंदर थे, जहाँ पे वो लोग कोल्ड केव से बाहर आने के बाद ही तुरंत ही वो लोग उस जगह पे चले गए थे जहाँ पे जन्म होने वाला था ईलिंग पैट्रियार्क का। और वो क्लैन और कोई नहीं, जियांग क्लैन था, जियांग कबीला, जहाँ पे वो दोनों ही जियांग कबीले के पास आ गए थे। एंड वो दोनों जियांग कबीले के अंदर यानी कि यनमग आ चुके थे। यनमग के महल में जन्म हो रहा था ईलिंग पैट्रियार्क का। उस दिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत ज़्यादा, बाहर बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही थी, काले बादल भी जैसे मंडरा रहे थे और बिजली भी बहुत तेज़ करके कड़क रहा था, जैसे कि वो ये ऐलान करना चाहता था कि जो ईलिंग पैट्रियार्क था वो जन्म लेने वाला है। जहाँ पे बासन सैंडन और लैन ई वो युनमक के महल में आ गए थे। वो महल में आने के बाद वो देखते हैं एक लेडी जो दर्द से बहुत ज़्यादा करहा रही थी। वो अभी हीलर्स रूम में थी जो बहुत ज़्यादा दर्द में चिल्ला रही थी। ये पेन जैसे कि 100 गुना पेन था। जैसे एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, जितना पेन होता है इससे कई ज़्यादा उस लेडी को पेन हो रहा था। वो लेडी इतना ज़्यादा चीख रही थी, चिल्ला रही थी, वो इस पेन को जैसे बेयर नहीं कर पा रही थी। लैन ई और बासन सैंडन समझ गए थे क्योंकि ये ईलिंग पैट्रियार्क का जन्म है तो इसमें बहुत ज़्यादा पेन झेलना पड़ेगा उस लेडी को। जहाँ पे बासन सैंडन और लैन ई जो एक दूसरे की तरफ देखकर नोट करते हैं एंड वो हीलर्स के कमरे पर चली जाते हैं, जहाँ पे हीलर्स के कमरे पर जो ऑलरेडी सिर्फ एक हीलर थी और बाकी हीलर जो मतलब और सीनियर हीलर को बुलाने के लिए जा रही थी, क्योंकि ये जो केस था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। क्योंकि मदर जो बहुत ज़्यादा पेन झेल रही थी और उन लोगों को लग रहा था कि बेबी बच नहीं पाएगा, क्योंकि ये अचानक ही लेबर पेन स्टार्ट हुआ था उस लेडी को, यानी कि मैडम यू को। हाँ, वो मैडम यू ही था, जहाँ पे मैडम यू बहुत ज़्यादा दर्द में थी और इस वजह से वो ठीक से देख भी नहीं पा रही थी। जहाँ पे हीलर्स बहुत ज़्यादा परेशान थे, उन्हें लग रहा था कि बेबी नहीं बच पाएगा और इसी डर में वो लोग सीनियर हीलर्स को बुलाने के लिए चले गए थे। एंड वहाँ पे सिर्फ एक हीलर थी, जहाँ पे बासन सैंडन और लैनी वहाँ आने के बाद वो उस हीलर की तरफ देखते हैं जो हीलर अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान होकर इधर उधर चल रही थी। वो अभी भी सीनियर हीलर्स की इंतज़ार कर रहा था। वो समझ रहा था कि और ज़्यादा देर हुआ तो शायद बेबी मर जाएगा, बेबी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। जहाँ पे जो बासन सैंडन और लैनी था वो कमरे पर आने के बाद डायरेक्ट मैडम यू के पास चली गई थी। मैडम यू जो अभी भी बहुत ज़्यादा पेन में था, वो जो हीलर था वो भी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था और वो 2 पर्सन को देखकर वो थोड़ा सा शॉक्ट हो गया था। लेकिन यहाँ पे बासन सैंडन उस हीलर की तरफ देखते हुए कहता है अभी के अभी गर्म पानी लेके आओ। ये सुनकर वो हीलर भी मान चुका था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा परेशान था कि वो समझ नहीं पा रहा था। यहाँ पे ना उस क्लैन में तब जियांग फैंगमियान नहीं था। जियांग फैंगमियान क्लैन से बाहर गए थे क्लैन की कुछ काम की वजह से। यहाँ पे सिर्फ जियांग वानियन यानी कि जियांग चैंग और जियांग क्यानली थे जो बहुत ज़्यादा छोटे थे। जियांग क्यानली जो जियांग चैंग से छोटा था और जियांग चैंग जो अभी रो रहा था, अपनी माँ की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, बहुत ज़्यादा। जियांग चैंग तब 3 साल का था और वो जियांग क्यानली के गोद में था। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, माँ की इतनी डरावनी वाली चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वो हीलर्स रूम के बाहर ही थे एंड वो दोनों ही रो रहे थे। जियांग यानली भी रो रहा था और जियांग चैंग भी रो रहा था। एंड अंदर जो मैडम यू था, मैडम यू चिल्ला रही थी। जहाँ पे बासन सैंडन और लैन ई यहाँ पे तुरंत ही उनकी बर्थ में मदद कर रहे थे। यहाँ पे वो हीलर भी गर्म पानी लेके आ गई थी एंड यहाँ पे अब प्रोसेस स्टार्ट हो गया था लेबर पेन, जिस वजह से मैडम यू ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक चुका था। वो बहुत ज़्यादा ही चिल्ला चुकी थी और इतनी दर्द की वजह से वो जैसे बेहोश होने के कगार पे थे। जहाँ पे बासन सैंडन जो लैन ई से कहते हैं कि वो उनको स्पिरिचुअल एनर्जी दे, यहाँ पे लैन ई उन्हें स्पिरिचुअल एनर्जी दे रही थी ताकि मैडम यू को और पावर या फिर शक्ति मिल पाए कि वो बर्थ दे पाए। जहाँ पे बासन सैंडन जो लगातार उन्हें पुश करने के लिए बोल रही थी एंड मैडम यू दे भी रही थी। उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, इतना ज़्यादा कि वो चिल्ला रही थी। जहाँ पे बहुत मुश्किल के बाद जाके मैडम यू ने
एक बेबी बॉय को बर्थ दिया जो अब बाउसन सेंडन के हाथ में थी। वो उसे अपने हाथ में लिया हुआ था, जहाँ पे जो मैडम यू था, मैडम यू इतना ज़्यादा मतलब थक चुकी थी कि वो वहीं पर एकदम बेहोश हो गई थी। जहाँ पे बाउसन सेंडन उसे गोद में लिया हुआ था, लैन ई भी वहाँ पे आ गई थी और वो उस बेबी को देखने लगी थी। ये है यीलिंग पैट्रियार्क, जो बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा। उसकी रोने की आवाज़ जैसे बाहर भी गूंज रहा था और बाहर और भी ज़्यादा बिजली कड़कने लगी थी, वो भी ज़ोर ज़ोर से। जहाँ पे बाउसन सेंडन उस बेबी को देखती है, उसके बाद वो लैन ई की तरफ देखते हुए कहता है, ये तो एक ओमेगा है। ये सुनकर लैन ई कहता है, क्या ओमेगा? पर हमें तो लगा था कि वो एक अल्फ़ा होगा। जहाँ पे बाउसन सेंडन कहता है, नहीं, ये ओमेगा है। इसका मतलब यीलिंग पैट्रियार्क एक ओमेगा होगा। ये कहकर वो उस बच्चे की तरफ देखता है। वो बच्चा जो रो रहा था, वो धीरे धीरे करके अपनी आंखों को ओपन करता है एंड उसकी आंखें देखकर वो दोनों ही उसकी तरफ देखने लगे थे। उस बच्चे की आंखें लाल थी और यहाँ पे जो चांद था, चांद की रोशनी उस खिड़की से डायरेक्ट उस बच्चे के ऊपर ही पड़ रहा था। ये देखकर वो दोनों भी एकदम बाहर, खिड़की से बाहर देखते हैं। चांद आज पूरी तरीके से फुल था, यानी कि आज फुल मून नाइट था एंड उस बच्चे की आंखें जो चांद की रोशनी में चमक रहा था लाल कलर में। जहाँ पे बाउसन सेंडन और लैन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उसके बाद उस बच्चे की तरफ जो बच्चा अभी देख रहा था उन दोनों को ही, वो भी अपने रेड आइज से। जहाँ पे उस बच्चे की रेड आइज सिर्फ कुछ देर के लिए ही था, कुछ देर में ही उसकी आइज एकदम सिल्वर में बदल गया था। जहाँ पे बाउसन सेंडन और लैन ई उसे साफ़ करने के बाद उसे एकदम उसकी माँ के पास रखते हैं। जहाँ पे वो दोनों समझ चुकी थी आज फुल मून नाइट था और फुल मून नाइट में ही जन्म हो चुका था यीलिंग पैट्रियार्क का। जहाँ पे वो दोनों उस बच्चे को उसकी माँ के पास रख कर उसकी माँ को हील करते हैं। यहाँ पे बाउसन सेंडन और लैन ई मिलकर मैडम यू को हील करते हैं। यहाँ पे दोनों ही समझ गए थे कि अगर मैडम यू स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो शायद उन्हें बचाना आसान नहीं होता, वो मर भी सकती थी। यहाँ पे बाउसन सेंडन और लैन ई मिलकर उसे हील करने के बाद फाइनली जो मैडम यू था, मैडम यू होश में आती हैं और होश में आने के बाद उन दोनों को देखकर वो पहचान नहीं पाई थी कि ये कौन है। जहाँ पे जो बाउसन सेंडन था, बाउसन सेंडन उसके पास यानी कि मैडम यू के पास आती है और फिर वो विंग को अपने गोद में लेकर वो मैडम यू के गोद में देते हुए कहता है, ये तुम्हारा बेटा है, ओमेगा बेटा। ये सुनकर मैडम यू जो अपने बेटे को देखते हैं, जो अभी सो रहा था, एकदम क्यूट सा, चबी चिक सा और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। जहाँ पे जो मैडम यू था, मैडम यू उसे देखकर एकदम स्माइल कर दिया था। उनके अंदर इतनी जो दर्द, इतनी जो थकान था, वो पूरी तरीके से जैसे चला गया था। वो अपनी बच्ची को अपने बच्चे को एकदम अपनी गोद में, एकदम अपने सीने से लगाकर उसे हक किया हुआ था। उनके फेस में स्माइल था एंड ये देखकर बाउसन सेंडन और लैनी भी स्माइल करते हैं। जहाँ पे वो उसे गोद में रखकर ही वो उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है, कौन है आप दोनों? मैंने इससे पहले आप लोगों को नहीं देखा है। क्या आप दोनों हीलर्स हैं? पर आप लोगों को देखकर तो नहीं लगता कि आप लोग हीलर्स हैं। कौन है आप दोनों? ये सुनकर जो दूसरा हीलर मतलब वहाँ पे जो थी, वो कहता है, इन दोनों ने आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। बर्थ में उन लोगों ने हेल्प किया है। मुझे तो लगा था कि बेबी नहीं बचेगा, लेकिन इन दोनों ने आपको हेल्प किया है बर्थ देने में और उन लोगों ने फाइनली बेबी को बचा लिया। यहाँ पे ये सुनकर मैडम यू उन दोनों की तरफ देखते हैं और वो अपने हाथ को उनके सामने जोड़ते हुए कहता है, शुक्रिया, आपने मेरी मदद किया। मेरे पति अभी यहाँ पे नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था कि मेरा बच्चा अगर नहीं बचा तो मैं क्या करता। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी मदद की, मेरे बच्चे को बचाया। मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। ये कहकर वो अपने बेटे को देखते हैं। जहाँ पे बाउसन सेंडन उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, अरे नहीं, आप हमसे शुक्रिया मत कहिए, ये हमारा काम था जो हमने किया है। ये सुनकर मैडम यू उसकी तरफ उन दोनों की तरफ देख रहे थे। जहाँ पे मैडम यू के पास बाउसन सेंडन आती है। उसके बाद वो उस बच्ची को देखकर उस बच्ची के फेस पर हाथ रखती है और वो कहती है, ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। ये कहकर वो उस बच्चे की एकदम लिस्ट के नीचे वो छोटा सा जो मोल था उसे देखने लगा था। ये वो बर्थ मार्क था उस बच्चे का। जहाँ पे मैडम यू भी देख रही थी। जहाँ पे बाउसन सेंडन उस बच्ची की तरफ देखते हुए मैडम यू से कहती है, इस बच्ची का क्या नाम रखोगे? ये सुनकर जो मैडम यू था, मैडम यू बाउसन सेंडन की तरफ देखता है। उसके बाद वो स्माइल करते हुए कहता है, आप क्या नाम रखना चाहते हैं? ये सुनकर बाउसन सेंडन मैडम यू की तरफ देखता है। मैडम यू कहता है, आपकी वजह से मेरा बच्चा और मैं अभी जिंदा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस बच्चे का नाम रखें। ये सुनकर बाउसन सेंडन और लैनी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उसके बाद बाउसन सेंडन उस बच्चे की तरफ देखते हुए कहता है, कर्टिसी नेम वी वुशियान और बर्थ नेम विंग, उसका नाम विंग होगा। ये सुनकर मैडम यू स्माइल करती है और वो उसकी तरफ यानी कि उस बच्चे की तरफ देखते हुए कहता है, आशियान। ये कहकर वो आशियान के फॉरहेड पर किस करती है। जहाँ पे बाउसन सेंडन जो लैन ई की तरफ देखकर अपने सिर को नोट करती है। उसके बाद वो अपने रोप से एक लॉकेट निकालती है एंड वो उस लॉकेट को मैडम यू को देते हुए कहता है, ये तुम्हारे पास रखो। ये सुनकर मैडम यू जो उस लॉकेट की तरफ देखता है। उसके बाद बाउसन सेंडन की तरफ, जहाँ पे बाउसन सेंडन उस लॉकेट को मैडम यू के हाथ में रखते हुए कहता है, ये 2 लॉकेट है। ये लॉकेट तुम विंग को तब देना जब विंग 18 साल का हो जाएगा, और हाँ, इनमें से एक लॉकेट उसे खुद पहनने के लिए बोलना और दूसरा लॉकेट उसका दिल जिसे चाहे उसे देने के लिए बोलना। ये सुनकर मैडम यू उसकी तरफ देखने लगी थी, बाउसन सेंडन की तरफ देखने लगी थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। जहाँ पे बाउसन सेंडन ने इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा। वो दोनों ही कुछ देर तक बात करते हैं। उसके बाद वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से जाने के बाद वो दोनों निकल चुके थे डायरेक्ट लैंड क्लैन की ओर।
असल में बाउसन सेंडन और लैन ई जब उस बच्चे को टच किया था तभी उन लोगों को दिख चुका था कि उनका सोलमेट यानी कि हीलिंग पैट्रिया का जो सोलमेट था वो कौन था। एंड इसीलिए ही वो दोनों ही लैंड किंगडम यानी कि लैंड क्लैन जा रहे थे। वो दोनों लैंड क्लैन आने के बाद डायरेक्ट हीलिंग पैट्रिया के सोलमेट यानी कि लैंड वांगजी के पास आ गए थे। हाँ, लैंड वांगजी तब वो बहुत ज़्यादा छोटा था एंड वो लैंड क्लैन का क्राउन प्रिंस था। जहाँ पे जो लैन ई था, लैन ई तुरंत ही उसकी माँ यानी कि मैडम लैन के पास आ गई थी। मैडम लैन तब अपने कमरे पर अकेली थी एंड तब बाउसन सेंडन और लैन ई अचानक ही उनके सामने अपियर हुआ था। ये देखकर ना जो मैडम लैन थी वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, वो डर गई थी। अचानक ये दोनों कौन थे जो उसके पास आ गए थे। जहाँ पे मैडम लैन देखती है कि एक पर्सन जो सफ़ेद कलर का रोब पहना हुआ था, जिसके फॉरहेड रिबन था, वो समझ गई थी कि एक वो लैंड क्लैन से ही है, पर दूसरा जो काले कपड़ों में है, काले और रेड कलर के, वो उसे नहीं जानता था। वो घबरा गया था, वो डर गया था। जहाँ पे जो लैन ई था, लैन ई उसे कहते हैं कि वो लैन ई है। और ये सुनकर जो मैडम लैन था वो चौंक गई थी। हाँ, उन्हें पता है कि लैन ई कौन है और वो ये समझते ही वो तुरंत ही अपने घुटनों पर आ गई थी। ये देखकर लैन ई तुरंत ही उसे ऊपर उठा लिया। उसके बाद वो उसे बेड पर बिठाने के बाद वो दोनों बाउसन सेंडन और लैन ई पूरी कहानी उसे बताते हैं। और ये सारी चीज़ें सुनकर जो लैन ई मैडम लैन थे वो चौंक गए थे, वो शॉक्ड हो गए थे और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि उन्होंने ये सुना कि उनका बेटा यानी कि वांगजी, उसका अजान वो मर जाएगा। नहीं, वो कैसे एक माँ होकर ये होने दे। जहाँ पे जो मैडम लैन रोने लग गई थी। वो बाउसन सेंडन और जो लैनी से वो विनती करने लगी थी कि वो अपनी उसके बेटे को बचा दे, वो उसके बेटे को बचा ले, वो उसकी मौत को नहीं देख सकता उसकी मौत को। वो यही सारी चीज़ें सोच रही थी और यही सारी चीज़ें सोचते हुए वो रोए जा रही थी। जहाँ पे बाउसन सेंडन और लैनी उसे शांत करने के बाद उसे कुछ कहती है और वो सुनने के बाद बाउसन सेंडन की तरफ मैडम लैन देखने लगी थी। सीन यहीं पे कट हो गया था और हमें बैक बिल्कुल उसी केव के सामने दिखाया जाता है जहाँ पे वांगजी और गुरुजी थे। जहाँ पे जो मैडम लैन अपने बेटी की तरफ देखता है। उसके बाद वो अपने बेटे से कहता है, अजान, येन आयरन या फिर येन सोल को रोकने के लिए तुम दोनों को चुना गया है, तुम्हें और तुम्हारे सोलमेट विंग को। वो तुम्हारा सोलमेट है अजान, तुम्हारा सोलमेट, वो तुम्हारा पार्टनर है, तुम्हारा प्यार है। ये कहकर वो अपने बेटे की तरफ देखता है। जहाँ पे वांगजी ये सारी चीज़ें सुनकर एकदम शॉक था। वो इतना ज़्यादा शॉक था कि वो कुछ कह भी नहीं पा रहा था। वो और सोलमेट, वो भी विंग का, और उसको और विंग को चुना गया है येन आयरन को ख़त्म करने के लिए। वो अभी भी अपने माँ की तरफ ब्लैंकली देख रहा था। जहाँ पर उसकी माँ उसके गालों पे हाथ रखते हुए कहता है, अजान, तुम्हें ये रोकना पड़ेगा, तुम्हें होनी को रोकना पड़ेगा, विंग को रोकना पड़ेगा। उसे रोको अजान, उसे रोको, दबाई करने से उसे रोको। ये सुनकर जो वांगजी था, वांगजी अपनी माँ की तरफ देखता है। उसकी माँ क्या कह रही है, दबाई, क्या हो रहा है? जहाँ पे उसकी माँ कहता है, तुम्हें अभी क्लैन वापस जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ ख़त्म होने लगा है। अजान, तुम्हें जाना होगा, अपने क्लैन वापस जाओ, अपने प्यार को रोको, अपने प्यार को दबाई करने से रोको, प्लीज़ अजान, जाओ यहाँ से। ये सुनकर वांगजी सिर्फ अपनी माँ की तरफ ब्लैंकली देख रहा था। उसकी क्लैन, दबाई, विंग, जहाँ पे जो मैडम लैन थी वो अपने बेटे का हाथ पकड़ती हैं और साथ ही साथ अपने गुरुजी का हाथ भी। वो दोनों को लेकर एक जगह पे आ गई थी एंड उस जगह पे आने के बाद वो एक स्पेल पढ़ती हैं और साथ ही साथ वहाँ पे वो डोर ओपन हो गया था। वो गुफा ओपन होने के बाद ही जो वांगजी की माँ था, मैडम लैन, वो दोनों को ही वहाँ से बाहर निकालते हैं और वो उसे बाहर निकालते हुए अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहता है, अजान, तुम्हें रोकना होगा उसे रोको, जाओ यहाँ से, तुम्हारा क्लैन खतरे में है, तुम्हारा विंग खतरे में है, उसे रोको। ये कहकर वो धीरे धीरे दरवाजे को बंद करने लगी थी। ये देखकर वांगजी जो अपने माँ को चिल्लाकर बुलाता है, लेकिन उससे पहले ही वो दरवाज़ा बंद हो चुका था। वांगजी जो वहीं पे एकदम खड़ा हो चुका था, जहाँ पे जो गुरुजी था, गुरुजी वो उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, वांगजी सुनो मेरी बात, यहाँ पे आजुई जो कह रहा था तुम्हारे क्लैन में कुछ हो रहा है। अगर उसकी बात सही है तो अभी हमें तुम्हारे क्लैन जाना पड़ेगा। हम बाद में यहाँ पे आएंगे, पर हमें क्लैन में चलना होगा, चलो मेरे साथ। ये कहकर वो उसको खींचने लगा। जहाँ पे जो वांगजी बार बार उस गुफा के केव को, जो दरवाज़ा था उसे देखने लगा था। वो अपनी माँ को इतने सालों बाद पाया था, लेकिन उसकी माँ तो वहाँ पे फिर से चली गई। क्यों? वो उसके साथ क्यों नहीं आया? वो यही समझ नहीं पा रहा था। और उसकी माँ जो कह रही थी विंग खतरे में है, ये सोचते ही वो भी गुरुजी के साथ वहाँ से जाने लगा। वो मन ही मन सोच रहा था कि वो दोबारा यहाँ पे आएगा, वो अपनी माँ के पास दोबारा आएगा। यही सोचकर वो दोबारा वहाँ से निकल चुका था। वो कोल्ड केव से निकला था, कोल्ड गुफा का जो मेन एंट्रेंस था वो लैंड क्लैन में ही था। तो यहाँ पे जो मैडम लैन ठीक मेन जो एंट्रेंस था वहाँ से ही वांगजी को बाहर निकाला था। यानी कि वांगजी अभी अपने क्लैन में है, अपने किंगडम में। वो गुरुजी के साथ वहाँ से दौड़ के एकदम क्लैन के अंदर चला गया था। वो क्लैन के अंदर आने के बाद एकदम शॉक्ड हो गया था। वो शॉकिंगली देख रहा था ये सारी चीज़ें, ये हो क्या रहा है। जहाँ पे गुरुजी भी एकदम शॉकिंगली देख रहा था। चारों तरफ लड़ाई चल रहा था। हाँ, लड़ाई चल रहा था, सब लोग लड़ रहे थे। यहाँ पे वांगजी देखता है कि उसके सैनिक और साथ ही साथ कुछ वर्किंग क्रॉप्स, हाँ, ये वर्किंग क्रॉप्स थे जो
बहुत ही अजीब तरह ही लड़ रहे थे, वो भी उसके सैनिक के साथ, और वो सैनिक भी लड़ रहे थे। यहाँ पे चारों तरफ खून गिरा हुआ था। वो ये देखकर शॉक्ड हो गया था। क्या क्या किंगडम में हमला हुआ है? पर उसे क्यों नहीं पता चला, और शुयांग ने उसे क्यों नहीं बताया, उसे खबर क्यों नहीं किया? वो यही सारी चीज़ें सोचकर वो अपने तलवार को निकाल चुका था। यहाँ पे मतलब उसका जो मास्टर यानी कि गुरुजी था, वो भी अपने तलवार को निकाल चुका था। वो लोग देखते हैं कि उनके पास भी कुछ वर्किंग क्रॉप्स आ रहे थे, जहाँ पे वांग जी भी उन वर्किंग क्रॉप्स को मार रहा था, और गुरुजी भी। वो लोग ऐसे ही उन सारे वर्किंग क्रॉप्स जो भी उनके पास आ रहा था, उन लोग को मारते हुए आगे बढ़ रहा था। यहाँ पे वांग जी जो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्लैन में हुआ क्या है और ये वर्किंग क्रॉप्स आए कहाँ से हैं। वो लड़ते लड़ते ना एकदम क्लैन के अंदर पूरी तरीके से अंदर चला गया था। वो क्लैन के अंदर आते ही देखता है कि वहाँ पे और भी बहुत सारे सैनिक थे, लेकिन यहाँ पे क्लैन लीडर्स भी थे। हाँ, यहाँ पे सारे क्लैन लीडर्स थे, वो भी वो सारे वर्किंग क्रॉप्स के साथ लड़ रहे थे। उसने तो कहा था कि सारे मतलब जो क्लैन लीडर था, क्लैन लीडर को अपने अपने क्लैन वापस जाने के लिए, इनफैक्ट सभी लोग चले भी गए थे शायद। पर यहाँ पे सारे सेक लीडर्स, जहाँ पे सेक लीडर्स भी उन सारे वर्किंग क्रॉप से ही लड़ रहे थे। यहाँ पे वांग जी देखता है कि कुछ सेक लीडर्स जो अभी एकदम ज़मीन पर गिरे हुए थे, वो भी डेथ होकर। ये देखा तो वांग जी और भी ज़्यादा शॉक हो गया था। वहाँ पे कुछ सेक लीडर्स थे, जहाँ पे जिन गोंगशान और नी मिंचे थे, वो दोनों लड़ रहे थे उन सारे वर्किंग क्रॉप से। यहाँ पे जो सुशी था, सुशी ऑलरेडी मर चुका था, वो वहाँ पे नीचे गिरा हुआ था डेथ होकर। यहाँ पे वांग जी उन सारे वर्किंग क्रॉप्स को मारते हुए वो उन सारे सेक लीडर्स की तरफ देखता है, और वो कहता है ये सब कुछ क्या हो रहा है। ये आवाज़ सुनकर नी मिंचे और जो जिन गोंगशान था, वो दोनों ही वांग जी की तरफ देखते हैं, और वो वांग जी की तरफ देखकर शॉकिंगली कहते हैं, महाराज आप जिंदा है? ये सुनकर वांग जी कहते हैं, क्या जिंदा हूँ मतलब क्या है? जहाँ पे जो नी मिंचे था, नी मिंचे कहते हैं, हाँ आपकी मौत हुई है, पूरी 5 महीना हो चुका है। क्या? वांग जी शॉकिंगली कहता है, 5 महीना? जहाँ पे गुरुजी भी ये सुनकर एकदम शॉक्ड हो गया था। 5 महीना? वो लोग तो बस गए थे 2 दिन हुए होंगे, यहाँ पे 5 महीना कैसे हो सकता है? यहाँ पे गुरुजी जो एक वर्किंग क्रॉप से लड़ते हुए नी मिंजे से कहता है, क्या कह रहे हैं 5 महीना? हम लोग गए हैं सिर्फ 2 दिन हुआ है। ये सुनकर जो नी मिंजे था, नी मिंजे कहता है, नहीं ऑलरेडी 5 महीना हो चुका है। और किंग की डेथ के बाद यहाँ पे उनका जो छोटा भाई था यानी कि लैनान, वो किंग बने हैं। ये सुनकर वांग जी कहता है, क्या लैनान किंग बने हैं? मतलब क्या है ये सारी चीज़ों का? जहाँ पे वांग जी जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, उसकी मौत, वो जिंदा है, और साथ ही साथ 5 महीना कैसे बीत गया? यहाँ पे वांग जी जो एक क्रॉप के साथ लड़ते हुए कहता है, मैं कोल्ड केव में था। इसका मतलब कोल्ड केव में एक दिन क्या 1 मंथ से भी ज़्यादा है? पर समय इतना ज़्यादा कैसे पास्ट हो गया, और वो 5 महीने बाद कैसे यहाँ पे आ गया? वांग जी कुछ समझ नहीं पा रहा था। वांग जी जो उन सारे वर्किंग क्रॉप्स के साथ लड़ रहा था, यहाँ पे नी मिंजे भी लड़ रहे थे, नी मिंजे भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। नी मिंजे जो लड़ते हुए वांग जी से कहता है, महाराज आपके जाने के बाद यहाँ पे तकरीबन 1 हफ्ते बाद हम लोगों को बुलाया गया। यहाँ पे क्लैन में हम लोग ऑलरेडी क्लैन से चले गए थे, और 1 हफ्ते बाद जब क्लैन में हम लोगों को बुलाया गया तो हम सभी लोग क्लैन में आए थे। और क्लैन में आने के बाद यहाँ पे मतलब महाराज लैनान, मतलब राजकुमार लैनान, ये कहकर वो बात को करेक्ट करते हुए कहता है, वो हमें बताया कि आपकी डेथ हो चुकी है। ये सुनकर हम बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे कि आपकी डेथ हो चुकी है। जहाँ पे उन्होंने हमें ये बताया कि आप आपके भाई को बचाने के लिए गए थे, एंड वहाँ पे आप अकेले गए थे, और आप अपने भाई को बचाने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा दिया था, और साथ ही साथ आपकी मतलब मौत हो गई थी उस लड़ाई के दौरान, और आपके भाई की भी, यानी कि राजकुमार लैन शिचेन का। ये सुनकर वांग जी जो और भी ज़्यादा शॉक्ड हो गया था, वो नी मिंजे की तरफ देखता है, और वो कहता है, लैन शिचेन की? जहाँ पे जो नी मिंजे था, नी मिंजे कहते हैं, हाँ, और उन्होंने लैन शिचेन का लाश दिखाया है, और साथ ही साथ आपका भी बॉडी दिखाया है उन लोगों ने। हालांकि आपका बॉडी पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ मतलब लैन शिचेन का पूरा फेस समझ में आ रहा था, वो लैन शिचेन का ही बॉडी था। ये सुनकर वांग जी एकदम फ्रोज हो गया था। उसका भाई मर चुका है? ये सोच कर ही ना वांग जी अपने तलवार को एकदम मुट्ठी बना लिया था, जहाँ पे वो लगातार उन सारे जो स्क्रॉप्स थे उनको मारते हुए कहता है, नहीं मेरा भाई नहीं मर सकता है। ये कहकर वो गुस्से में चीखता है, चिल्लाता है। उसका गुस्सा ना इतना ज़्यादा बढ़ चुका था, उसकी भाई मर चुका है, उसका वो छोटा भाई जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था, अपना भाई वो मर कैसे सकता है? उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया, वो लगातार अपने बीचन से वो सारे क्रॉप्स को मारते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा भाई नहीं मर सकता, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। ये कहकर वो लगातार उन सारे जो मतलब क्रॉप्स थे वो उसे मार रहा था। जहाँ पे जो मतलब नी मिंजे था, वो भी थोड़ा सा डर गए थे, क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। जहाँ पे नी मिंजे जो वो भी लड़ रहे थे, यहाँ पे गुरुजी वो भी रो रहे थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो शिचेन, वो छोटा सा बच्चा, वो कैसे मर सकता है? उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था और उनको रोना भी आ रहा था। वो रो भी रहे थे, वो रोते हुए लड़ रहे थे, उन्हें भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। किसकी इतनी बड़ी हिम्मत हो गई कि वो उस छोटे से बच्चे को उसे मारने की हिम्मत किया। जहाँ पे जो गुरुजी था वो नी मिंजे की तरफ देखता है और वो कहता है, किसने किया ये सारी चीज़ें? हाँ, ये सुनकर जो नी मिंजे था वो कहता है, मुझे नहीं पता कि ये किसने किया, पर राजकुमार लैनान ने कहा कि पासी के राज्य के जो दुश्मन थे उन्होंने ये किया है, उन्होंने ही मतलब राजकुमार शिचेन को किडनैप किया था और उनको मार दिया, और साथ ही साथ महाराज को भी मार दिया। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, अगर महाराज जिंदा है तो लैनान ने ये क्यों कहा कि महाराज मर चुके हैं? ये सुनकर वांग जी भी
नीम मंजू की तरफ देखता है। उसके बाद वो लड़ते हुए ही सोचता है, अब जाके उसे पूरी बात समझ में आया था। लेनान ही वो पर्सन था जिसने उसके भाई को किडनैप करवाया ताकि वो क्लैन से बाहर जा सके, यानी कि वांगची क्लैन से बाहर जाए। और इसी का फ़ायदा उठाकर लेनान ने उसकी क्लैन में कब्जा कर लिया और साथ ही साथ उसने उसके भाई को भी मार दिया। ये सोच कर ही उसकी मतलब जैसे रगों में खून दौड़ रहा था, गुस्से की आग। वो कहता है, धोखा दिया है उसने मुझे, गद्दारी। वो उसी के ही किंगडम में रहकर उसे गद्दारी कर रहा था। ये सारी चीज़ें गुस्से में सोचते हुए वो सारे जो क्रॉप्स थे उसे मार रहा था। जहाँ पे जो नीम मंजे था, नीम मंजे भी लड़ते हुए मतलब मास्टर से यानी कि गुरुजी से कहता है, उनकी मौत की खबर सुनने के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा टूट गए थे, पर कुछ दिनों तक उनका फ्यूनरल चला। यहाँ पे लेनान ने फ्यूनरल रखा था महाराज के लिए और शिचैन के लिए, राजकुमार शिचैन के लिए, जहाँ पे हम सभी लोग थे। हम सभी लोगों ने उस फ्यूनरल को अटेंड किया था। हमें शुरुआत में डाउट हुआ था कि सच में महाराज मर चुके हैं, क्योंकि महाराज लड़ने में इतना ज़्यादा अच्छे हैं। उनकी मौत ये मतलब काफ़ी मिस्टीरियस था। हमें पहले से ही डाउट था, लेकिन हमें नहीं लगा था कि जो लेनान था वो इस तरह का आदमी निकलेगा। ये कहते हुए नीम मंजे लड़ रहे थे, जहाँ पे जो गुरुजी था, गुरुजी ये सुनकर एकदम गुस्से में आ गए थे। लेनान उसने ही मारा होगा। जहाँ पे वांगजी लड़ते हुए और भी ज़्यादा अंदर जा रहा था। वो लड़ते लड़ते अंदर जाते ही उसकी नज़र शुयांग के ऊपर पड़ गया था। शुयांग जो खुद लड़ रहा था वो बहुत ज़्यादा घायल था। वो दिखने में ही समझ आ रहा था वांगजी, जब वो सारे क्रॉप्स को मारते हुए धीरे धीरे करके शुयांग के पास आ गया था। शुयांग जिसकी नज़र महाराज के ऊपर पड़ते ही वो एकदम शॉक्ड हो गया और वो कहता है, महाराज। ये सुनकर जो वांगजी था, वांगजी कहता है, शुयांग ये सब कुछ क्या चल रहा है? हाँ, यहाँ पे ये क्रॉप्स क्या कर रहे हैं? जहाँ पे जो मतलब शुयांग था, शुयांग कहता है, महाराज आप जिंदा हैं, आप जिंदा है ना? मुझे पता था कि आप जिंदा होंगे। ये कहकर वो उन सारे क्रॉप्स को मार रहा था। वो मारते हुए कहता है, मैं जानता था कि आपको कुछ नहीं हुआ होगा, अब आपको कुछ नहीं हुआ होगा। ये कहकर वो रोने लगा। जहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी मतलब शुयांग की तरफ देखता है और वो कहता है, हुआ क्या है यहाँ पे? मुझे सब कुछ बताओ। ये कहकर वो उसे लेकर वहाँ से मतलब हटने लगा। यहाँ पे वो सारे क्रॉप्स को हटा रहा था। यहाँ पे वो देख रहा था कि मतलब जो शुयांग था, शुयांग बहुत ज़्यादा घायल हो चुका था, बहुत ज़्यादा, जैसे कि वो बहुत देर से लड़ रहा हो, बहुत देर से। जहाँ पे वांगजी मतलब किसी तरह उसे लेकर एकदम साइड में आ गया था, ऐसी जगह जहाँ पे क्रॉप्स नहीं थे, जहाँ पे वो उसे वहाँ पे लेकर आकर उसे साइड में बिठाते हुए कहता है, क्या हुआ है? मुझे बताओ, ये क्रॉप्स कैसे हैं? मेरे जाने के बाद यहाँ पे हुआ क्या था? जहाँ पे जो शुयांग था, शुयांग कहता है, महाराज आपके जाने के ठीक एक हफ्ते बाद मतलब जो राजकुमार लेनान था वो अचानक ही सभा में सभी क्लैन लीडर्स को बुला लिया था। मैं कंफ्यूज हो गया था। आपने बताया था कि मतलब मास्टर लैन को, यानी कि लैन चिंगेन को मैं बता दूं, लैन चिरन को मैं बता दूं कि वो थोड़ी देर के लिए बस किंगडम को हैंडल करे जब तक आप ना आ जाते। मैंने बताया था कि आप उनके भाई को ढूंढने के लिए जा रहे हैं, यानी कि छोटे मास्टर को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने मान लिया, लेकिन उनके एक हफ्ते बाद ही वो लोग सारे सेक्ट लीडर्स को बुला लिया था। और सारे सेक्ट लीडर्स को बुलाने के बाद वो अचानक ही ये अनाउंस कर दिया कि आपकी डेथ हो चुकी है, और साथ ही साथ छोटे राजकुमार का भी। ये सुनने के बाद मैं खुद शॉक्ड हो गया था। ये कैसे हो सकता है? आपकी डेथ कैसे हो सकता है? यहाँ पे जो मतलब लेनान था, लेनान जिस तरह से बिहेव कर रहा था, जिस तरह से बातें कर रहा था, मुझे लग रहा था कि हाँ ये सच होगा, पर ये कैसे हो सकता था? मैं ये विश्वास नहीं कर सकता था। जहाँ पे उसने प्रूफ दिखाने के लिए आपका ये कहकर वो रुक गया। वो हिचकिचाते हुए कहता है, आपका बॉडी दिखाया, आपका डेथ बॉडी, और छोटे राजकुमार का भी वो डेथ बॉडी भी दिखाया, और उन्होंने कहा कि आप लोगों का डेथ हो चुका है। और उन्होंने ये एक्सक्यूज़ दिया कि आपका डेथ आपके भाई के साथ हो गया था, आपके भाई को बचाने के टाइम पर आप मारे जा चुके हैं। मैं ये विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन सब लोग ये सुनने के बाद और लेनान की एक्टिंग को देखने के बाद सब लोगों ने भरोसा कर लिया था, लेकिन मैं भरोसा नहीं कर पाया था। मैं इसके तह तक जाना चाहता था। मैं आपको ढूंढने लगा, मैंने अपने लोगों को, अपने गुप्तचरों को लगा दिया था, और मैं आपको ढूंढने लगा था, लेकिन आप कहीं नहीं मिल रहे थे, जैसे कि आप पूरी तरीके से गायब हो चुके थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि लेनान सच कह रहा है या फिर नहीं, लेकिन वो झूठ कह रहा था, वो प्रूफ मुझे मिल गया। ठीक उसी के 2 महीने बाद वो सिंहासन में बैठा और उसने ये कहा कि राज्य को संभालने के लिए किसी की ज़रूरत है, और इसीलिए वो सिंहासन में बैठना चाहता है। और साथ ही साथ ये सारी बातों में, सारी चीज़ों में सारे सेक्ट लीडर्स भी मान गए थे, क्योंकि सेक्ट लीडर्स कह रहे थे कि इतने दिनों तक मतलब कोई और किंग नहीं रह सकता है, एक और वारिस तो है नहीं, मतलब दोनों वारिस ही मर चुके थे, किंग लान वांगजी भी मर चुके थे और साथ ही साथ छोटे राजकुमार भी मर चुके थे। तो अभी सिर्फ एक ही हायर था, वो लेनान है, और लेनान को किंग बनाया जाए। तो ठीक 2 महीने बाद ही उसे किंग बना दिया गया, और वो सिंहासन में बैठ गया। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था जब वो सिंहासन में बैठा। वो उस सिंहासन के लायक नहीं था, वो बिट्रेट कर रहा था, वो धोखा दे रहा था। वो आपका गद्दी पाने के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया। उसने 2 महीने में वो थ्रोन अपना बना लिया, और साथ ही साथ उसने हमारे जो रॉयल, जो भी गार्ड्स थे, जो हमारे लिए रॉयल थे, आपके लिए रॉयल थे, उन सभी लोगों को उसने मार दिया, वो भी सीक्रेटली, ताकि किसी को ना पता चले। और उसकी जगह उसने अपने आदमियों को रख दिया, ताकि सब लोग मतलब उसके सपोर्ट में रहे, उसके सैनिक भी उसके सपोर्ट में रहे। और उसने
हमारे पूरे राज्य को अपना अपना बना लिया था, पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था। जैसे कि वो ये सारी चीज़ें पहले से ही प्लान कर रहा था, वो पहले से ही मैं समझ चुका था कि लेनान ये प्लान बहुत पहले से ही कर रहा था। आपको इस क्लैन से हटाने के बाद वो पहले इस राज्य में वो सारे सैनिक, मतलब उसके जो सैनिक थे, उसके आदमियों को उसने मतलब क्लैन में एंटर करवाया, और साथ ही साथ आप हमारे जो रॉयल गार्ड्स थे उन सभी को मरवाया, और आपको वहाँ से भेजने का यही प्लान था कि वो आपको बाहर निकाल कर वो पहले राज्य को अपना बनाना चाहता था। लेकिन साथ ही साथ उसने आपको डेथ अनाउंस कर दिया था। वो इतना श्योर कैसे हो सकता था कि आपका डेथ हो चुका है? मैं ये चीज़ ही समझ नहीं पा रहा था, और ऊपर से मैं आपको ढूंढे जा रहा था। उसने ऑलरेडी किंगडम पे एकदम अपना कब्जा बैठा लिया था। उसी के ठीक 2 हफ्ते बाद लेनान सारे सेक्ट लीडर्स को दोबारा बुलाया था, और दोबारा उन लोगों को बुलाने के बाद वो उनको अब एक नया और कहानी सुनाने लगा, जहाँ पे उसने उस सभा में एक ईविल मतलब शक्ति के बारे में बताया। वो ईविल शक्ति और कोई नहीं, विंग है। हाँ, वो विंग को लेकर सब लोगों को भड़काने लगा था, सब लोगों को ये बताने लगा था कि विंग जो पहले कल्टिवेशन वर्ल्ड में इतना ज़्यादा दवाई लाया है, वो दोबारा दवाई लाने वाला है, वो सब कुछ ख़त्म कर देने वाला है। इसीलिए उन लोगों को पहले से ही मतलब रेडी रहना होगा, सब लोगों को पहले से तैयार रहना होगा। एंड ऐसे ही कहकर वो सारे लोगों को भड़काने लगा, वो भी विंग के खिलाफ। मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि अचानक लेनान विंग के खिलाफ ये बातें क्यों कहने लगा कि विंग ईविल है। वो तो विंग से प्यार करता है ना, तो अगर विंग ईविल है तो वो विंग से प्यार करने का नाटक कर रहा था। मैं धीरे धीरे करके सारी चीज़ें समझने लग गया था, और मुझे समझ आ गया था कि वो क्या करना चाहता था। महाराज, ये कहकर वो महाराज की तरफ देखता है और वो कहता है, महाराज, उसे शुरुआत से इस शक्ति के बारे में पता था। ये सुनकर वांग जी जो शुयांग की तरफ देखता है और वो कहता है, वो शुरुआत से लेकर ये प्लान कर रहा था। आप जैसे वो दफन माउंटेन जाते थे और आपके ऊपर एक बार हमला हुआ था, ये सारी चीज़ें उसका प्लान था। वो आपको कमज़ोर करना चाहता था, लेकिन आप कमज़ोर नहीं हुए थे, और इसीलिए वो धीरे धीरे सब कुछ करने लगा, धीरे धीरे आपका विश्वास जीतने लगा, और वो प्लान बनाया कि कैसे वो आपको हराएगा। उसे बस उस शक्ति के पास पहुंचना था, और वो ऑलरेडी उस शक्ति के पास पहुंच गया था। दफन रैली से ही वो हमें फॉलो कर रहा था, उस शक्ति को उसने ढूंढ लिया था। और वो शक्ति जो विंग था, ये भी वो बहुत पहले ही समझ गया था। आपको पता है, जब विंग की 18 साल की बर्थडे था, 18 साल की बर्थडे से पहले उसने एक हमला करवाया था, वो भी किंगडम में, और वहाँ पे आपको जाना पड़ा था। ये भी सिर्फ लेनान का ही प्लान था। वो आपको यहाँ से हटाना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पे उसका मतलब उस शक्ति का जो असली बॉडी है वो कौन है, वो विंग है। उसे पहले ही पता था, और उसे अच्छे से पता था कि अगर आप वहाँ पे होंगे तो वो कभी भी विंग को कुछ नहीं कर सकते हैं, या फिर विंग के अंदर उस शक्ति को एंटर नहीं करवा सकते हैं। इसीलिए उन लोगों ने पहले आपको क्लैन से बाहर निकाला, और ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट किया ताकि आपको लगे कि हाँ, वहाँ पे वॉर हो रहा है, लेकिन ये उसका प्लान था आपको क्लैन से बाहर निकालने का। और साथ ही साथ महाराज लैन चिंगेंजुन को मारने वाला विंग नहीं, या फिर वो येन सोल नहीं, वो खुद उनका ही भाई लैन चिरेन का काम था। लैन चिरेन ने ही उनके भाई यानी कि लैन चिंगेंजुन को, महाराज लैन चिंगेंजुन को मार दिया है। ये कहकर वो रोने लगा था, और ये सारी चीज़ें सुनकर वांग जी एकदम गुस्से में आ गया था। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। धोखा, उसके ही क्लैन में रहकर उसका अंकल और उसका भाई धोखा दिया है उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका अंकल ये कैसे कर सकते हैं। जहाँ पे जो शुयांग कहता है, और महाराज वो समझ गए थे कि आप येन आयरन को संभाल सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं, और इसीलिए ही उन्होंने एक और गेम खेला। जब आपने येन आयरन को विंग की बॉडी से अलग कर दिया था, तब वो गायब होकर कहीं और नहीं लैन चिरेन के पास आ गया था। वो शक्ति लैन चिरेन के पास बहुत पहले से ही था। मुझे नहीं पता कि वो येन आयरन को कैसे कंट्रोल कर पा रहा था, लेकिन हाँ, वो येन आयरन को कंट्रोल कर पा रहा था। वो येन आयरन को विंग के थ्रू इस्तेमाल करना चाहता था, और इसीलिए वो लोगों को भड़का रहा था ताकि विंग को गुस्सा आए, क्योंकि पता नहीं क्यों येन आयरन विंग के अंदर रहते हुए भी वो उसे कंट्रोल नहीं कर रहा था। मतलब येन आयरन वो विंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और इसीलिए जो मतलब लैन चिरेन जो सबको भड़का रहे थे विंग के खिलाफ, और विंग के खिलाफ भड़काने की वजह से सारे सेक्ट लीडर्स जो विंग को मतलब टारगेट कर रहे थे, विंग को कोस रहे थे, यहाँ पे कई बार उसके सेक्ट में जाकर सारे सेक्ट लीडर्स ने कहा कि वो ईविल है, उसे मार देना चाहिए। हालांकि आपने मुझे जैसा आदेश दिया था, मैं विंग को सेव करने की पूरी कोशिश कर रहा था। मेरे पास जितने भी रॉयल गार्ड्स थे जो हमारे लिए रॉयल थे, मैंने उसी को ही इस्तेमाल करते हुए विंग को सेव करने की कई बार कोशिश किया, लेकिन ये ज़्यादा दिनों के लिए नहीं टिका था। सारे जो सेक्ट लीडर्स थे वो भड़क गए थे विंग के खिलाफ, और विंग को दोष देने लग गए थे, और तब जाके मुझे समझ आया कि विंग को आखिर मतलब लैन चिरेन क्यों टारगेट कर रहे थे। वो उसे गुस्सा दिलाना चाहते थे ताकि उसके ऊपर येन आयरन कंट्रोल कर ले, और यही हुआ। येन आयरन उसके ऊपर कंट्रोल करने लग गया था। लेकिन हाँ, जो लेनान था, लेनान विंग का विश्वास जीत के रखा था। मतलब यहाँ पे लेनान ही सारे सेक्ट लीडर्स को भड़का रहा था विंग के खिलाफ, लेकिन ऊपर से वो विंग के साथ ही मतलब है वो ये प्रिटेंड कर रहा था विंग के सामने। मैं कई बार विंग को समझाने की कोशिश किया, मैंने उसे बताया कि लेनान वैसा नहीं है जैसा वो समझ रहा है, लेनान ईविल है, वो ये सारी चीज़ें कर रहा है, वो ही सारे सेक्ट लीडर्स को भड़का रहा है उसके खिलाफ। लेकिन उसने नहीं सुना, उल्टा वो लेनान का साथ दे रहा था, वो लेनान की हर एक बात को विश्वास करने लगा था।
और बात इतनी आगे तक बढ़ गई, ये कहकर वो थोड़ी देर साइलेंट रहता है। उसके बाद वो कहता है कि बात शादी तक चला गया। ये सुनकर वांगजी मतलब शुयेंग की तरफ शॉकिंगली देखता है और वो कहता है क्या? जहाँ पे जो शुयेंग कहता है हाँ, और ये शादी आज था। ये सुनकर वांगजी एकदम शॉक्ड हो गया और वो शॉकिंगली शुयेंग को देखने लगा, जहाँ पे शुयेंग कहता है हाँ, यहाँ पे लैनान ने विंग को इस तरह से मैनिपुलेट करके रखा था और ये नारिन का जो असर था वो उसके अंदर इस तरह से बह गया था कि वो किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था सिवाय लैनान के। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। ये कहकर वो महाराज की तरफ देखता है और वो कहता है आज लैनान और उसकी शादी का दिन था और शादी के दिन ही विंग को सारा सच समझ आ गया था और उसे सारा सच पता चल गया था। इस बार मैंने पूरी कोशिश किया था उसे सारी सच बताने का। मैं इस शादी से पहले ही उसे सब कुछ बता देना चाहता था, सब कुछ प्रूफ जो मैंने इतने दिनों तक इकट्ठा किया था, इन 5 महीने में मैंने इकट्ठा किया था, वो मैं सारा सच उसके सामने आके रख दिया और वो फाइनली जाके सारा सच समझ पाया था। लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। ये कहकर वो महाराज की तरफ देखता है और वो कहता है विंग को सारा सच पता होने के बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। वो गुस्से में लैनान के पास चला गया था और वो लैनान के ऊपर चिल्लाने लगा, चीखने लगा। वो उसे कहने लगा कि उसने उसे धोखा दिया, उसे वो इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है? वो उसे प्यार किया था, उसे विश्वास किया था, उसने कैसे उसे धोखा दे दिया। लेकिन उस टाइम को लैनान ने अपना असली रंग दिखाया।